Hello everybody. Today we will discuss Newton's laws of motion. क्रैश कोर्स की सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस को डिस्कस किया था। सेकंड में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे साथ थे, और तीसरा लेक्चर था हमारा मोशन इन ए प्लेन। तो चलिए ये फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस यूनिट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने चार पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट लिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इक्विलिब्रियम। उसमें 6 क्वेश्चंस पुराने 10 साल के पेपर्स में बने हैं। फर्स्ट लॉ में न्यूटन सेकेंड लॉ में अराउंड 22 क्वेश्चंस, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड एटवुड मशीन। एटवुड मशीन बोले तो पुली ब्लॉक सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसमें अराउंड 26 क्वेश्चन मिले हैं थर्ड लॉ और पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए। फिर इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स और उसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है, साइकिल का बेंडिंग है सर्कुलर टर्न पर, राइट। तो उसमें तो इस टेबल को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो पुली ब्लॉक सिस्टम एंड थर्ड लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सेकेंड लॉ एंड फिर ये थर्ड लॉ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग हम फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बात कर लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या होता है ये? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। यदि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। यदि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता है। यानी हिंदी में यदि हम बात करें तो यदि वस्तु एक विरामावस्था में है तो विराम नहीं रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। और यदि वो चल रही है, गति कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूवमेंट करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक असंतुलित बल क्रियारत नहीं हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। एग्जांपल स्क्रीन पर है, देख लीजिए ध्यान से। सम फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए कार। ये कार जो आपको दिखाई दे रही है, कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पर। डिफरेंट डायरेक्शंस में जो एरो हैं वो डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 55 किलोमीटर पर आवर से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर भी स्पीड कांस्टेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस पी एंड एस। पी और एस जो फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब फोर्सेस काम कर रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट कैसे है? इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है भाई। तो क्या हो सकता है कि ये कार इक्विलिब्रियम में हो। अब इक्विलिब्रियम करेगा मीनिंग कि हमारी ये जो कार है, तो हमारी ये जो कार है इट मे हैपन कि इक्विलिब्रियम में हो। अब इक्विलिब्रियम में किस तरीके से है? इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। तो इस कार के इक्विलिब्रियम की बात कर ले हम, संतुलन। शॉर्ट में इक्विलिब्रियम को ऐसा लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम भाई दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है स्टैटिक और दूसरा हो सकता है डायनेमिक। मीन्स ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ऐसे केस में v जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। इसमें वेलोसिटी कितना होता है आपका स्टैटिक में? 0। तो ऐसा हो सकता है कि इस कार पर जो सारे के सारे फोर्सेस हैं आपके, उनका समेशन 0। तो फोर्स 0 है तो भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? ए की त्वरण की वैल्यू कितनी होगी? 0। त्वरण यदि 0 है तो v कांस्टेंट हो सकता है। और ये भी कंडीशन है जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है हमारी। तो यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ में यही कहा गया था कि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है।
तो आप देखिए कि समेशन ऑफ F0 है, यानी कि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर 55 किलोमीटर पर आवर से मूवमेंट कर रहा है तो इसी से मूवमेंट करता रहेगा, इजंट इट? तो समेशन ऑफ जीरो का मतलब ये हो गया कि हम इसको दो डायरेक्शंस में बात कर लेते हैं। एक तो एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस जीरो होने चाहिए। इट कैरी द मीनिंग कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो बैलेंस होने चाहिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? एक तो ये पी है आपका, और डायग्राम को ध्यान से देखकर बताइए इस कार पर माइनस एक्स में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? 300 न्यूटन, इसके अलावा तो कोई भी नहीं। तो इट कैरी द मीनिंग कि पी की वैल्यू तो कितनी हो गई? 300 न्यूटन। अब आइए वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन के लिए यदि हम बात करते हैं तो ये समेशन ऑफ एफ वाई भी हमारा जीरो होना चाहिए, इज इट? तो समेशन ऑफ एफ वाई जीरो तब होगा जबकि जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं प्लस वाई डायरेक्शन में, दे हैव टू बी बैलेंस्ड बाय द फोर्सेस एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इज इट? प्लस वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस माइनस वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करने चाहिए। तो प्लस वाई में कौन कौन से लग रहे हैं डायग्राम में ध्यान से देखिए। एक तो लग रहा है आपका एस, इज इट? दो एस है, एस प्लस एस कहते हैं अपन, और ये बैलेंस होने चाहिए। माइनस वाई में कौन सा है? एक 2000 न्यूटन आपको नजर आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 2000 न्यूटन हो गया। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एस इज 2000, इज इट? मीन्स एस की वैल्यू कितना होगा? 1000 न्यूटन, यस और नो? तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू हमारी आ गई। P इज 300 न्यूटन एंड एज फार एज S इज कंसर्न कितनी आई है उसकी वैल्यू? 1000 न्यूटन। क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट रुका रहता है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। इट इज द इक्विलिब्रियम। मींस वी कैन कंक्लूड कि फर्स्ट लॉ क्या चीज डिफाइन करता है? इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, इज इट? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर देखिए जरा, कि ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय कॉर्ड C, एक रस्सी से C से, और एक ब्लॉक आपका हैंग है सीलिंग के साथ, और इसी के साथ में एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है D बॉटम के अंदर। तो क्वेश्चन ये है विच पोर्शन ऑफ द कॉर्ड विल ब्रेक, तो रस्सी का कौन सा पार्ट है जो कि टूट जाएगा जब ये मंकी है इस रस्सी को पकड़ के खींचता है? लेकिन दो तरीके से। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें, मैंने स्टार्ट मार्क किया इसको। पहला पार्ट है सडन जर्क इज गिवन टू द डी, इस डी वाले जो नीचे वाले पार्ट को है तेजी से झटका दिया जाता है तो फिर सी टूटेगा कि डी टूटेगा, ये है। और सेकंड पार्ट है एक स्टडी पुल, धीरे धीरे इस डी पार्ट को खींचा जाता है तो फिर कौन सा पार्ट टूटता है? आप सोचिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आंसर आपके सामने है, लेकिन ये ऐसा क्यों है इसका जवाब आपको देने का है ना, ट्राई करेंगे। चलिए सेकंड लॉ पर आते हैं। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, क्या स्टेटमेंट है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू mv इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ जो चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है f की, यानी f की अगर वो प्रोपोर्शनल है, ध्यान रहे f इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, वेक्टर्स है, ध्यान रहे। अब हम यहाँ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, जनरली हम इक्वल लिख देते हैं, लेकिन एज फार एज न्यूटन इज कंसर्न, न्यूटन साहब ने इसको यही डिजाइन किया था, यही फाइंड किया था, प्रोपोर्शनल टू, राइट? हाँ ठीक है, फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि ये जो k आपको नजर आ रहा है इट इज फाउंड टू बी, सारी यूनिट्स को ऐसे चूज किया कि k की वैल्यू 1 हो, और आफ्टर दैट he concluded कि f is, जो f है आपका वो dp by dt हुआ। p क्या है यहाँ? लीनियर मोमेंटम, इज इट? अब यहाँ एक देखने वाली बात है,
कि m जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कांस्टेंट ले सकते हैं। डायग्राम में देखिए m को यदि हम कांस्टेंट ले लेते हैं, m को यदि हमने कांस्टेंट ले लिया तो m को हम इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन आउटसाइड ले सकते हैं। इज इट मींस p को लिख रहे हैं mv, तो m कैन बी टेकन एट आउटसाइड। और dv बाई dt क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में फर्स्ट लॉ बन के आता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जबकि मास कांस्टेंट हो। कीपिंग इन योर माइंड, हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें कि मास कांस्टेंट नहीं, राइट? तो चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड लॉ पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने, सारे पढ़ लीजिए इसको, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। कि टू फोर्सेस 15 न्यूटन एंड 7, दो फोर्सेस हैं 15 एंड 7, एक 24 केजी के ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वट एवर मे बी द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखें, ऑफ फोर्सेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी लेसर देन विच वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू किस मान से कम नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये भी हमने देखा, क्या देखा कि जो F होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। यहाँ हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इज इट? अब यहाँ पर एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो मेरे को रिजल्टेंट की बात करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, अब पिछला जो यूनिट में हमने डिस्कस किया मोशन इन ए प्लेन, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है उसको एक बार देख लें कि जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, याद करें एवरीबॉडी, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाला है ना। इसमें जो मिनिमम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ए माइनस बी। कब? जब एंगल कितना होता है भाई? 180 डिग्री, यस और नो। रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है दो वेक्टर्स के? होती कितनी? ए प्लस बी। और कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री, यस और नो। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिनिमम की बात कर रहा है, कम नहीं हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, नॉट लेसर देन, है ना। तो लेसर के लिए f की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जबकि थीटा कितना? 180 डिग्री। इट कैरी द मीनिंग कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, जो फोर्सेस हैं वो कुछ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में f की वैल्यू मिनिमम होगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। a की मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए, मिनिमम। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई m। अभी हमने देख लिया मिनिमम कब होगा? 180 डिग्री पर। क्या होगा? a माइनस बी। तो जो बिगर फोर्स है उसमें से लेसर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। बिगर कितना है भाई? 15, लेसर 7। मास कितना है? कितना है मास? 24, राइट। तो व्हाट कम्स आउट टू बी, ये कितना आया? न्यूमरेटर में 8, ये 24, कैंसिल कर दें, कितना आया? 1/3, 1/3। और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? राइट। तो देखिए 6 क्वेश्चन हमारा है न्यूटन्स लॉ पर, लेकिन पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी दोबारा से एडवाइस है आपको कि पिछला जो वीडियो हमने डिस्कस किया है मोशन इन ए प्लेन, उसमें वेक्टर, पूरा वेक्टर हमने रिवाइज किया है, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक नजर आ रहा है, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second। यहाँ से इस पाइप से लिक्विड आ रहा है,
मान लीजिए पानी है, और वो इससे स्ट्राइक करता है 1 सेकंड में 1 kg। कितनी स्पीड से निकल के आ रहा है वो? 5 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना त्वरण मिलेगा, ये हमें बात करने का है, राइट। तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इट इज इम्पॉर्टेंट, F इक्वल टू एम ए, लेकिन वो हमने कहा था तभी ही वैलिड होगा जबकि मास आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जरा एक बार दोबारा से ट्रीटमेंट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का ही। तो एवरीबॉडी देखें जरा, हमारे पास था सेकेंड लॉ क्या कह रहा था कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और P का मतलब क्या था, एम वी, वी वेक्टर है हमारा, इज इट। तो सारे बच्चे एवरीबॉडी ध्यान दें, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन का डी यू वी, ये वाला। चलो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, यू डी वी बाई डी टी, याद आ रहा है, वी डी यू बाई डी टी, इज इट, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर हैंडल करेंगे, इसको काम में लेने जा रहे हैं। क्यों, आप खुद से देखिए, यहाँ पर दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं आपके साथ में, एम एंड वी, एक बार में एक का। तो मैंने एम यहाँ पर कॉमन लिया, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो मेरे पास में फोर्स की ये टोटल डेफिनेशन हुई, इस पर कभी ध्यान दिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि मैं इस वाटर जेट की बात करता हूँ, देखिए दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक तो ये वाटर जेट वाला। तो सबसे पहले मैं ये लिक्विड वाटर जेट जो इस पाइप से आ रहा है उसकी बात करता हूँ, वाटर जेट की। इसके लिए न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें आपने देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड दे रखा है, स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से बाहर आ रहा है। तो अगर भी कांस्टेंट हो गया, तो आप मुझे बताइए क्या dv बाई डी टी जीरो नहीं होगा? ये सर नो, ये जीरो हुआ तो ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया, यस और नो। तो ऐसे केस में जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन रह गई v dm बाई डी टी, इज इट। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं अपन, F इक्वल टू v dm बाई डी टी। तो वाटर जेट की यदि बात करते हैं अपन, तो वाटर जेट कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ब्लॉक पर, ये हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा। v की वैल्यू है 5 और dm बाई dt की वैल्यू क्वेश्चन में कितने रखी है, देखो यूनिट से पहचानो, dm kg पर सेकेंड, ओके, तो दिस इज 1। तो वाटर जेट से कितना फोर्स मिल रहा है, 5 न्यूटन, किसको, ब्लॉक को। अब आ जाइए आप ब्लॉक पर, ब्लॉक के लिए बात कर लें, ब्लॉक के लिए बात कर लें। यही फोर्स यदि ब्लॉक को मिलता है, ब्लॉक के पास को हम m कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, a इज f बाई m। फोर्स कितना मिला, 5 न्यूटन। ब्लॉक का जो मास है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है भाई, 2 kg। तो ब्लॉक को इनिशियल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, कितना त्वरण मिलेगा, 2.5, यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, राइट। अब सेकंड लॉ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हमने आपके लिए दिए हैं, जरा स्क्रीन पे देखिए और आप इसको सीरियसली डील कीजिएगा, इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, और वन मोर क्वेश्चन ये। इसमें देखने वाली बात यहाँ पर ये है, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास में अभी जो पाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया था,
उसी तरीके का एक ये क्वेश्चन है कि पाइप के ये एंगल्स है हमारे पास में, ये 60 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, ये ए तो ये भी ए है, और यहाँ से v वेलोसिटी से लिक्विड है एंटर कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स है इस पर एक्सर्ट करेगा। आप ट्राई कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्लूइड डायनेमिक्स से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सेकंड लॉ की इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो, और इसको सीरियसली लीजिएगा। चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बातचीत कर ली जाए। न्यूटन्स थर्ड लॉ सबको याद आ रहा होगा, एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड होता है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल से रिलेटेड होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा भी फर्स्ट पर उतना ही मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको कि हम रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि action and reactions are equal in magnitude, opposite in direction, and they are acting on different objects. This is also very important. इस last sentence के इस last part को भूल जाते हैं हम, they are acting on the different object. आप खुद से सोचिए, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे तो बैलेंस होगा, फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इज इट। तो ये जो एक्शन रिएक्शंस होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया दिशा में विपरीत परिमाण में बराबर होती है और वे भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्रियारत होती है, यस और नो। डायग्राम में देखिए एक बैलून आपको नजर आ रहा है, एक बैलून है उसमें आपने एयर भरा और जैसे आपको उसको ओपनिंग पार्ट पर थोड़ा सा फ्री करते हैं तो वहां से एयर तेजी से नीचे की तरफ आती है और बैलून जाता है ऊपर की तरफ। तो एयर जो नीचे आ रही है वो एक एक्शन फोर्स, जैसे मान लीजिए सरफेस पर धरातल पर आरोपित कर रही है, उतना ही धरातल उस बैलून पर, ठीक है, एक्सर्ट कर रहा है रिएक्शन, जिससे कि बैलून ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज द थर्ड लॉ एग्जांपल, यस और नो। चलिए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ इस थर्ड लॉ पर पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए एक पर्सन को मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है चलते हुए। व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन ए रोड, कैसे चलते हैं, इसमें भी फिजिक्स है। ही पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम चलते हैं तो जमीन को पीछे की दिशा में धकेलते हैं। सोच के देखो जरा, ग्राउंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन से हमको एक फोर्स मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कि हम रिएक्शन कहते हैं आगे की डायरेक्शन में। मतलब देखिए ये पर्सन का पैर है पीछे की तरफ धरातल को धकेल रहा है, तो ये तो कहलाएगा एक्शन फोर्स, दिस इज एक्शन। अर्थ इतना ही इस व्यक्ति को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करके दे रही है रिएक्शन, जिससे कि आगे बढ़ पा रहा है। आगे की तरफ चल पा रहा है, इसको एक रिएक्शन जो मिल रहा है इसकी वजह से, राइट। तो हमारे चलने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ऑल्सो ए थर्ड लॉ, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, इसके ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रॉकेट से रिलेटेड। रॉकेट का मूवमेंट कैसे होता है, रॉकेट से जो गैसेस हैं बाहर निकलती हैं तेजी से नीचे की तरफ, गैसेस गैसेस बाहर आ रही हैं, गैसेस हैं सरफेस पर एक एक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं, एक्शन सरफेस उतना ही एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट को देता है और रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। तो इट्स अगेन द वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एग्री। वन मोर एग्जांपल, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दो स्प्रिंग आपके पास में कनेक्टेड है, स्क्रीन पर इंग्लिश में भी हिंदी में भी, हम चाहेंगे एवरीबॉडी पढ़ लें। क्वेश्चन ये होता है कि ये अगर स्प्रिंग बैलेंसेस हैं, रीडिंग्स दे सकते हैं,
तो दोनों स्प्रिंग जो हमारे पास में है ए और बी, हमने इनको बोल दिया है। फर्स्ट वाली जो स्प्रिंग है हमारे पास में उसको ए बोल रहा है, सेकंड वाली जो स्प्रिंग है इसको बी कह रहे हैं। तो ए और बी दोनों का जो रीडिंग है वो इक्वल है। कैसे है, क्यों है इसका? तो देखिए होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर इसका रीजनिंग भी दिया है, एक बार उसी को पढ़ लीजिए। चलिए, बिकॉज ए इज पुलिंग बी फॉरवर्ड, बी इज पुलिंग ए विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो ए बी को पुल करता है और बी ए को उतने ही फोर्स से पुल करता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, इक्वल। अगर इसका रीडिंग कोई एफ है तो इसका रीडिंग भी कितना होगा, एफ होगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कुछ ऐसा पुली बना देते हैं, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जरा, अंदर है और यहाँ इन पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास ऑन हो रहा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो रही है लाइक दिस। दस वे थोड़ा इस टेबल को छोटा कर लें। इन पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास ऑन हो रहा है लाइक दिस, और यहाँ मान लीजिए कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं पुली के एंड्स पर, यहाँ पे। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मान लीजिए 5 kg है, दिस ऑल्सो 5 kg, और यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, राइट। तो आपसे पूछ लिया जाता है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या है इसका। तो मैंने इस एग्जांपल में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। तो जब आपसे इसका रीडिंग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो कई बार ऐसा लगता है कि दोनों और 5 kg है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो होगा। नहीं, ये 5 kg जितना भी एक्शन फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक्शन, ए फॉर एक्शन कह दिया मैंने, ये उतना ही 5 kg दूसरा वाला इस पर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसका रीडिंग जो आएगा वो 5 kg आने वाला है। टेक्निक समझे आप, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रहे, है ना। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने ब्लॉक है ये 1 kg का दिखाया है यहाँ पर इस एग्जांपल में, तो अगर ये 1 kg के बराबर का फोर्स बताता है, फोर्स को यूनिट में कहते हैं तो केजी फोर्स कहते हैं या केजी वेट कह देते हैं ऐसा। तो इसका भी रीडिंग इतना आने वाला है 1 kg वेट। गेटिंग में मीनिंग क्लियर है सबको? चलिए अब चलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन कैरी द मीनिंग जस्ट आपका पुली ब्लॉक सिस्टम से मेरा मतलब है, यहाँ पर शॉर्ट में हम इसको पुली ब्लॉक सिस्टम बोल देते हैं। अब सब लोग याद करें, जैसे ही पुली ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है न्यूटन्स लॉ में है, तो सब लोग क्या एडवाइस करते हैं, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ देखिए एक फर्स्ट रिवीजन है, मैं यहाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। आप 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो इट्स ओके, आप आराम से डिटेल में बनाते रहिए फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप इन क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहें, इनको डिटेल में डिस्क्राइब करते रहें, डिजाइन करते रहें। तो नहीं भाई, बहुत हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल टेक्निक्स में बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको डील करने का है, राइट। तो देखिए मैंने एक शुरू में ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। एक वेज बोलते हैं इसको या इंक्लाइन प्लेन कह सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिगर इश्यू। इसमें दो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ए एंड बी। ए का मास चलिए मैं इसको m1 कह देता हूँ और बी के मास को m2 कह देता हूँ मैं, ठीक है। m1 m2 दो मासेस हमारे पास है। तो थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ कंपोनेंट आपको एक बार दिखाना चाहूँगा और फिर बाद में आप याद कर लीजिएगा इसको। मान लीजिए एंगल थीटा आपके पास में और यहाँ एक ब्लॉक आपके पास में प्लेस्ड है इस सरफेस पर। तो mg है
वो तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है लाइक दिस, इज इट? कुछ टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूँ पूरे फिजिक्स में, ये काम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। एंगल फाइंड करने का, रे ऑप्टिक्स वगैरह में भी, अगर कोई एंगल आपके पास थीटा है, तो इस एंगल की दो आर्म से दो भुजाएं हैं। फर्स्ट आर्म पर एक परपेंडिकुलर यदि मैंने डाल दिया, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, जैसे फर्स्ट आर्म पर एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, सेकंड पर परपेंडिकुलर डाला, तो इन परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ध्यान रहे, पूरी फिजिक्स में काम में आएगी, नॉट ओनली न्यूटन्स लॉ में कर रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स में भी डिफरेंट एंगल्स बनते रहते हैं और हम लोग ढूंढते रहते हैं उनको। ओके फाइन, चलिए यहाँ चलते हैं अपन। तो आप जरा ये देखिए, ये एंगल है आपके पास में, दो आर्म्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो फर्स्ट आर्म पर ये परपेंडिकुलर है आपका, सेकंड पर परपेंडिकुलर है, इनके बीच का भी एंगल ये कितना होगा, थीटा। फाइन, ओके। अब यहाँ पर बात हो रही है कंपोनेंट्स की, एम जी का थीटा के साथ कंपोनेंट कितना, एम जी कॉस ऑफ थीटा, इज इट? और यदि मैं इसका अलोंग द सरफेस ले लूँ, जिधर ये मूव कर सकता है ना, तो अवे फ्रॉम द थीटा, इस थीटा के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ये कितना होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो चलिए मैंने थोड़ा सा कंपोनेंट बता दिया आपको यहाँ पर। अब एवरीबॉडी आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि अब इसको ध्यान ही रखना है आपको कि सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एम जी साइन थीटा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट ब्लॉक नजर आ रहा है यहाँ पर, ए ब्लॉक, इस पर अगर मैं दिखाना चाहूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा भाई, एम वन जी साइन, थोड़ा सा एक स्मॉल इंक ले लेते हैं अपन, जिससे कि अपन इसको दिखा पाए। तो हम क्या कह रहे थे, इस पर एक फोर्स काम करने वाला है आपका, इस डायरेक्शन में, है ना, और वो कितना होगा, एम वन जी और साइन थीटा वन अलोंग द सरफेस, है ना, अलोंग द सरफेस, ये वाला फोर्स बताया। ठीक है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, दिस इज F1। अब ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, कोई अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम खरीदे मीनिंग एक को अलग बनाओ और फिर उसमें कंपोनेंट दिखाओ, हम बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए सिंपली, है ना। अच्छा, और ये ब्लॉक अगर मूवमेंट करता है तो सरफेस के अलॉन्ग ही करेगा, तो यहाँ भी एक फोर्स एक्ट करने वाला है। कितना फोर्स होगा उसकी बात कर लेते हैं अपन, ये कितना होगा भाई, एम टू जी साइन, कितना एंगल है ये, इंक्लाइन थीटा टू, थीटा टू कह दूँ मैं इसको, और इसको हम एफ टू कह देते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम पर जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, M1 और M2, इन पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, M1 पर काम कर रहा है M1 जी साइन थीटा 1, और M2 पर जो काम कर रहा है कितना है, M2 जी साइन थीटा 2, यानी F1 और F2, राइट। अब फटाफट से काम करते हैं, इसमें दो बातें पूछी जाती है। अब ये देखिए स्ट्रिंग है आपके बिल्कुल कनेक्टेड है, तो अगर एक्सेलरेशन a है तो ये भी a ही होगा, है ना, कांस्टेंट मोशन, राइट। तो इस a की वैल्यू सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समझिए बात को, हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, तो देखिए हम कैसे डील कर रहे हैं एक्सेलरेशन को। ए सिंपली हमने F इक्वल टू एम देखा था। अब यहाँ से चलिए, कोई इक्वेशंस नहीं फॉर्म कीजिए, फटाफट से करेंगे, फास्ट करेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ F बाई एम, नहीं, F अब एक से ज़्यादा फोर्सेज है, F1 F2, तो हम यहाँ नेट फोर्स ले लेंगे। एम सिस्टम के अंदर दो ब्लॉक हैं, तो हम यहाँ सिस्टम का पूरा, सिस्टम मतलब जो मूवेबल्स है आपका सिस्टम, यहाँ वेज का नहीं, वेज मूव नहीं कर रहा है, उसका मास नहीं लेंगे। अच्छा, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर के ट्रीटमेंट में हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब सपोज ये F1 ज़्यादा है आपका, तो नेट फोर्स हम क्या बोलेंगे, F1 माइनस F2, और दो मासेस है, मास स्केलर क्वांटिटी है तो आपको ऐड करने का, राइट।
F1 माइनस F2 करते हैं, तो इसमें G कॉमन आ जाएगा आपका, तो इसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, M1 साइन थीटा 1, मैंने G कॉमन लेने जा रहा हूँ, M2 साइन थीटा 2, और ये G इनका दोनों का कॉमन ले लिया, और नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, M1 प्लस M2, इज इट। तो देखिए मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं किया और फटाफट से एक्सलेशन वैल्यू आ गई, इतना बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं हम और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये हो सकता है कि इसमें सेकेंडली आपसे टेंशन और पूछा जाए, तो देखिए उस टेंशन को कैसे डील करेंगे। ये तो अपन ने कर लिया, एक्सलेशन तो निकाल लिया, फाइंड कर लिया, और ये चलिए आगे। टेंशन के लिए देखिए ऑफ कोर्स अनडाउटली वही जो फ्री डायग्राम में इक्वेशंस बनाते हैं उन्हीं को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको टाइम कम से कम लगे, तो एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई टेंशन पूछा जाए आपसे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, एक सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, देखिए कहीं आपको ये नहीं मिलेगा मैं ये कह सकता हूँ बात, आज के बाद मिल जाए तो बात अलग है, किसी बुक में कहीं भी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से खोजा। तो आप सिंपली फॉर्मूला याद कर लीजिए और आप किसी भी केसेस में टेंशन को फाइंड कर सकेंगे। देखिए करके देखते हैं अपन, और आप अपने पुराने मेथड से कीजिएगा जो फ्री डायग्राम वगैरह आप लोग बनाते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, ये वाकई वही आता रिजल्ट या नहीं। कैसे डील करना है इस फॉर्मूले से वो देखिए, M1 ठीक है, M1 F2 यानी सेकंड ब्लॉक पर जो लग रहा है उसको मैं यहाँ रखता हूँ, सेकंड ब्लॉक पर क्या है, M2 G साइन थीटा 2, इज इट। M2 M1 पर जो फोर्स काम कर रहा है आपका वो F1 कहला रहा है, और वो कितना है, M1 G साइन थीटा 1, राइट, और नीचे है आपका M1 प्लस M2, राइट। तो ऊपर से आप देखिए M1 M2 G कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है M1 M2 G, ये तो कॉमन आ गया, एंड विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ थीटा 1 है, दूसरे पे थीटा 2, तो चलो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अपन, किसी को भी आगे और पीछे लिख लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐड करना और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो आप देख सकते हैं कि इवन हमने टेंशन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हुए, राइट। तो भाई ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं आपके, तो क्यों सबके एक एक ब्लॉक को अलग करते हैं, फिर इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उनको आप लोग सॉल्व करते हैं, राइट, और फिर जाके हो सकता है बीच में इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ आप मिस्टेक कर दें। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा इसको कि हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली दो बातें यहाँ पर ध्यान दी हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मैंने क्या किया है, सिंपली दो बातें पूछी जाती है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में आपको क्या करना है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, जो भी ज़्यादा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, राइट। अच्छा, ये इससे एक्सीलरेशन आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। और टेंशन अगर फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी देखा इसको इक्वेशन बनानी ही पड़ती हैं, लेकिन इक्वेशन से अगर आपको छुटकारा पाना है तो सिंपल ये जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये टेक्निक नोट कर लो, फटाफट से आप टेंशन फाइंड कर पाएंगे, इज इट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये हो सकता है यहाँ पर कि अभी ये मैंने कहा था F1 ज़्यादा है, इट मे हैपन कि आपका F2 ज़्यादा हो, कहने का मतलब जैसे स्क्रीन पर दोबारा से वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका M2 और ये M1, और ये जो फोर्सेज आपके एक्ट कर रहे थे यहाँ पर M1 G साइन थीटा 1 जिसको हम F1 कह रहे थे, और यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में M2 G साइन थीटा 2, इसको हम F2 कह रहे थे। इट में हैपन कि F2 ज़्यादा हो F1 से, है, तो हम चाहेंगे कि आप ट्राई कीजिएगा इसको, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, राइट। अब जरूरी तो है नहीं कि यही हो, है ना, तो क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है। देखिए स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए,
दो ब्लॉक दोबारा से मेरे पास हैं, ये हम M1 कह रहे हैं इसको, ये आपका M2 है। और ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अब इसको भी फास्ट करेंगे हम, देखिए कैसे। इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना करेगा, सिंपल M2G। और इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग फास्ट करना है, वो बार बार वो कंपोनेंट लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर एक बॉडी डायग्राम, नो मोर, ध्यान रहे, M1G sin थीटा, सिंपली हो गया, ये सब। तो मैंने कहा यदि एक्सेलरेशन आपको चाहिए तो क्या करना है आपको, नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट, नेट फोर्स। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये लेके चलता हूँ कि ये आपका जो F1 है ये डिपेंड, वैल्यू आपके पास होगी तो आपको पता होगा भाई इसकी वैल्यू कितनी है, M1 M2 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो यू कैन चूज कि कौन सा बिगर है, तो दैट्स नॉट अ बिगर इशू। तो हम दोबारा लेके चल रहे हैं कि F1 सपोज ज़्यादा है, तो आपको ऐसे चलना है और सिंपली वैल्यू रखना है अच्छे से, रिलैक्स। M1G को कॉमन लेके चलेंगे अपन, साइन थीटा माइनस M2, ये G कॉमन आ गया आपका, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इज इट। तो सॉल्व हो गया एक्सेलरेशन। टेंशन चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया एक टेक्निक कि कैसे चलना है आपको, टेंशन फाइंड करने के लिए टेंशन नहीं करना है, टेंशन फाइंड करने के लिए टेंशन ले लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है आपको, M1 F2, अब दिमाग में रखिए उसको। M1 यहाँ प्लस ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। M2 F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, राइट। तो F1 F2 की वैल्यू आपके पास है, आप इसमें रखिएगा, यू कैन फाइंड इट, हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप रखिएगा अपने आप से, ये M1 ब्लॉक है आपके पास में, ये M2 है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो दोबारा से फोर्सेस मान लीजिएगा, इस बार ये लेके चलेगा कि F2 ज़्यादा है F1 से, और फिर आप A और टेंशन की वैल्यू निकालिएगा, जैसे अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, करेंगे। ओके नेक्स्ट, मजा आ रहा है, इजीली कर रहे हैं, जादू की तरह से काम हो रहा है। तो अभी क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है। तो देखिए मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2। अगर ये स्ट्रिंग टाइट है और फिक्स लेंथ का है तो मैग्नीट्यूड होगा, ऑफ कोर्स डायरेक्शंस अलग अलग होती है ना, राइट। तो सपोज ये क्वेश्चन अपन को डिस्कस करने का, तो देखिए यहाँ पर ये M2 हमारे पास है, इस पर जो फोर्स काम करने वाला है कितना है भाई, M2G। अब ये यहाँ देखिए इस x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं जब तक कोई फ्रिक्शन है, ये सुनना। तो मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे अपन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये सुनो। नेट फोर्स का मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन या पोजीशन। यहाँ M2 न तो कोई फोर्स दे रहा है सिस्टम को जो कि मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नहीं अपोजिशन है कोई इस पर, तो यहाँ F2 को हम जीरो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये M1 है तो F1 को हम जीरो कर सकते हैं, और ये आपका F2 है, ये सुनो। तो ऑफ कोर्स अनडाउटली F2 बड़ा है, देखिए देखने से पता लग गया कि उस सेकंड तो जीरो आपका, ये कर देंगे। टोटल बोले तो M1 प्लस M2, F2 M2G, ठीक है, कितना आसानी से कर रहे हैं। F1 तो ये तो जीरो हो गया आपका, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम और ये ब्लॉक को लीजिए, इस पे कितना टेंशन किधर लगाना पूरा नहीं भाई, आपका टाइम इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम के अंदर है, इन क्वेश्चन में ही इतना टाइम ले जाओगे तो कैसे चलेगा। चलिए टेंशन को कैलकुलेट करेंगे बिना टेंशन लिए, हाँ टेंशन, टेंशन के लिए क्या बताया मैंने, M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, वैल्यू रखते हैं। M1 F2 कितना है, M2G, और देखिए आपका ये F1 जीरो है तो ये सेकंड पार्ट तो जीरो हो गया आपका, M1 प्लस M2,
बस ये आंसर आ गया। ये सुन, क्लियर, कितना इजी है। अब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन को सबसे बाद में ले रहे हैं हम, सिंपलेस्ट वन। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से लेके चले तो। देखिए जरा, इस पे M1 पर कितना भी फोर्स काम करने वाला है, M1G। इस पर कितना काम करेगा, M2G। यस और नो। मान लीजिए M2 बिगर है तो ये नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ जाएगा। इज इट, होगा ऐसा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, क्या बताया हमने, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इज इट, नेट फोर्स अभी हम ये लेके चल रहे हैं M2 ज़्यादा है तो आपका ये सेकंड वाला ज़्यादा है, फर्स्ट वाला कम है। तो क्या कहोगे, F2 माइनस F1। तो चलिए F2 माइनस F1 कर देंगे, M1 प्लस M2। जी कॉमन लेते हुए चले, एक आध स्टेप को दिमाग में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में टाइम बचाना है आपको। और ये आ गया, F1 ज़्यादा होता तो M1 माइनस M2 हो जाता है। रट के नहीं रखना कि हमेशा ही M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2G होता है। इट डिपेंड, कौन ज़्यादा है वही रेस्पॉन्सिबल होगा, वही ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, चलाने वाला। टेंशन M1, चलो अब डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। F2 कितना है, M2G, याद रखें दिमाग में। M2, यस। अब F1 कितना है, M1G। टोटल मास M1 प्लस M2 होगा, कर सकते हैं, बच्चों का खेल हो जाएगा। कितना हो गया न्यूमरेटर में, 2M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यस और नो, होगा नहीं होगा ऐसा, क्लियर है ये वाली बात एवरीबॉडी, सबको। तो बस इन क्वेश्चंस को, एटवुड मशीन के क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिएगा। अब इस यूनिट का लास्ट सेक्शन है हमारे पास में, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जैसे मैंने बताया इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन बनते हैं कि सर्कुलर मोशन का जो डायनेमिक्स है, फोर्स से रिलेटेड सेक्शन है, उसको हमको कैसे डील करने का। तो सबसे पहले तो देखिए, सर्कुलर मोशन के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, राइट। ये कोई फोर्स होता नहीं है, ये फोर्स हमें कहीं ना कहीं से मिलता है, इसका सोर्स होता है कोई ना कोई सोर्स। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के नेचर में सर्कुलर मोशंस हैं, कि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में मिल रहा है। तो हम यहाँ कुछ केसेस ले लेते हैं। एक टेबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए इसको गौर से। फर्स्ट एग्जांपल है, पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में एक रस्सी या धागे से बंधा हुआ घुमा रहे हैं। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, ऑफ कोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। यस और नो, कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आपसे लेते हैं। एक साइकिल है और एक समतल सड़क पर, लेवल रोड पर सर्कुलर टर्न ले रहे हैं। तो उस केस में कौन लेता है, इसको, इस एग्जांपल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आप सोच के बताओ पहले तो मुझे। उसमें होता क्या है, mg के अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है उसी का एक कंपोनेंट है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो ये सारी सिचुएशन में हमें थोड़ा सोचना है, ध्यान रखना है। इट में हैपन कि एक व्हीकल है स्पीड ब्रेकर से गुजर रहा है, स्पीड ब्रेकर, तो वो भी एक कर्व पार्ट या सर्कल का एक पार्ट हो गया उसका मोशन। उस केस में भी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, तो उसमें कौन देता है भाई, वेट ऑफ द व्हीकल। एक कार है और समतल सड़क पर, लेवल रोड पर, और एक सर्किल के अंदर टर्न करती है, तो उस केस में कौन, समतल सड़क पे फ्रिक्शन फोर्स कौन देता है, घर्षण बल। अब ऐसा थोड़े मैकेनिक्स में ही आपके सर्कुलर मोशन होता है,
याद करो, इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के चारों एटम्स में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो वहां भी सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स? ओनली द कूलम्ब्स अट्रैक्शन। कौन देता है भाई? कूलम्ब अट्रैक्शन। कूलम्ब का आकर्षण का बल आपको देता है, ध्यान दें। ठीक है, ग्रेविटेशन में आइए। अर्थ है सन की चारों तरफ रोटेट करती है, तो वहां भी एक सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। वहां कौन देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो सन अर्थ पर एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। अच्छा, पूरे फिजिक्स में कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड में चलिए, ए चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ, तो याद करो वहां लॉरेंस फोर्स होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वो फोर्स है, वो आपको सेंट्रिपेटल फोर्स देता है, राइट। तो चलिए, आपके सिलेबस में मेंशन है कि इस डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल, जैसे कि साइकिल है, एक सर्कुलर टर्न पर मूवमेंट कर रही है। साइकिल रेसिंग में आपने देखा होगा इस ट्रैक के ट्रैक्स पे, आप गौर से देखिए, ये साइकिल और जो पर्सन है बिल्कुल थोड़ा सा परपेंडिकुलर के साथ में थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था कि साइकिल मेकिंग ए सर्कल, इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों इसने बैंड किया है? नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट है, उससे इसको सेंट्रल फोर्स मिल जाए, राइट। तो चलो इसके डायनेमिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक हमने बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ गौर से देखिएगा आप लोग कि mg जो है साइकिल का, वो तो भाई डाउनवर्ड ही एक्ट करने वाला है, ऐसे लाइक दिस होगा, ऐसा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। अच्छा भाई, ओके। और साइकिल, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने डायग्राम बताया, मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि आप देखिए कि नॉर्मल के साथ कुछ इंक्लाइंड है ये, नहीं, तो सरफेस का जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ही तो काम करने वाला है, परपेंडिकुलर ही काम करने वाला है आपका नॉर्मल। ये जो इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, ये नॉर्मल फोर्स एक्ट करने वाला है। तो दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, mg और m, राइट। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपका एक नॉर्मल के साथ में जो साइकिल ने बेंड किया है वो थीटा से किया है। नॉर्मल के साथ ये साइकिल ने जो बेंड किया है वो थीटा के साथ किया है। तो इस n का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा? n cos थीटा, इज इट। और अवे फ्रॉम थीटा कंपोनेंट कितना हो जाएगा? n sin थीटा। और ये जो n sin थीटा एक्ट कर रहा है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है। मान लीजिए सर्किल का जो भी सेंटर है उस तरफ एक्ट कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। तो सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा? mv²/r। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। और n cos थीटा का क्या रोल है यहाँ पर? n cos थीटा बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द साइकिल एंड ड्राइवर, जो ये पर्सन चला रहा है उसके वेट को और साइकिल को, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने, ये सेकंड इक्वेशन अपन कह देते हैं। देखिए कितना आसानी से कर लेंगे, 1/2 कर ले अपन। जैसे मैंने कहा कुछ कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कीजिए जिससे फास्ट हो काम। तो 1/2 करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा? v²/r। तो सेफली टर्न करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी क्या? देखिए स्क्वायर रूट भी दिमाग में ले लीजिए आप। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन एक आध स्टेप है, दिमाग में सॉल्व कीजिए, ये आएगा। और जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। आइए भाई, एग्री ना? अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंकिंग ऑफ रोड, इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं।
बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सड़क का बंकन। सड़क देखिए जहाँ ज़्यादा स्पीड होती है तो बिल्कुल ऐसे काम चलता नहीं है, तो हाईवे पे आपने ये चीज़ देखा होगा, थोड़ा सा सड़क को बाहर वाले किनारे से थोड़ा सा उठा दिया जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। ये कार रेसिंग का एक डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो देख लेते हैं अपन। मैंने कार बनाया यहाँ पर, और ये इंक्लाइन प्लान, मान लीजिए ये एंगल थीटा है आपका, इज इट। तो दोबारा से देखिए वही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी एक्ट करता है आपका, और ये नॉर्मल होगा, और इस सर्किल के अंदर ये कार रोटेट कर रही है आपकी, राइट। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो अनडाउटली ये जो वाला एंगल है आपका, दिस ऑल्सो थीटा। ये मैंने कैसे कहा, थोड़ी देर पहले एक टेक्निक बताया था, मैं रिवाइज करवा दूं आपको, कि अगर कोई एंगल थीटा है तो इनकी आर्म्स पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी एंगल थीटा होता है। ये परपेंडिकुलर आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इस इंक्लाइंड प्लेन के फर्स्ट आर्म पर एम जी की वाली आर्म है पूरी परपेंडिकुलर, और दूसरी इंक्लाइंड जो आपकी आर्म है इस पर ये एन वाली डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। इज इट क्लियर है सबको? ओके। तो अपन इस n का यदि एक कंपोनेंट लेना चाहें तो इधर n cos थीटा होगा, इधर n sin थीटा होगा, राइट। तो ये कंपोनेंट यदि मैं बनाता हूं इधर, तो दिस इज n cos थीटा, इज इट। और इसका ये कंपोनेंट इधर ले लें अपन, दिस इज, तो ये n sin थीटा होगा। छोटी सी बात है, ध्यान रखें जिनको भी ध्यान नहीं है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा, अवे फ्रॉम द एंगल क्या है, n sin थीटा। ये सेंटर की तरफ आएगा इसका सब्लोमेशन, राइट। अच्छा, अब एक बात और, कि अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा एनहांस कर रहा हूँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जब ये कार इतनी स्पीड से जाती है, तो केवल लेवल रोड है या ये एंगल है वो रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ फोर्स नहीं दे पाता है, तो एक फ्रिक्शन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, अभी कार बंधा हुआ तो है नहीं सेंटर से किसी वायर से कि कोई टेंशन वगैरह इसको यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो ये सेंट्रीफ्यूज होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब दूर की तरफ घिसटती है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम करेगा आपका यहाँ पर, ये बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर, फाइन, नीचे की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स इधर, बाद में उसको म्यू आर लिख देंगे अपन। अब इसके भी हमें कुछ कंपोनेंट्स लेने होंगे, एक कंपोनेंट तो यही मिलेगा, और एक कंपोनेंट इधर मिल जाएगा हमको, चलिए तो गौर से देखिए इसको। तो दोबारा से अगर मैं एंगल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो अगर ये एक एंगल थीटा है आपका, तो एक और छोटा सा एंगल से रिलेटेड सिंपल टेक्निक, वैसे आपको पता होना चाहिए ये वाली बात, कि दो पैरेलल ये आपके पास आर्म्स हैं, अगर ये थीटा तो अनडाउटली ये भी थीटा होता है ना, तो यहाँ मुझे ये जरूरत पड़ने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये वाले एंगल भी आपका ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो, राइट। तो इस एफ का अगर ये कंपोनेंट अगर अपन लेके चलते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ कंपोनेंट, एंड अवे फ्रॉम इज एफ साइन थीटा, यस और नो, होगा ऐसा? तो चलिए अब इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। सेंटर
समवेयर हियर इज द सेंटर, यहाँ कोई सेंटर है आपका, सर्कल का सेंटर मान लिया मैंने। सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स काम करता है वो सेंटर पर फोर्स देगा। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना दिख रहा है, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखिए, राइट। और अपवर्ड डायरेक्शन में एन कॉस थीटा काम कर रहा है और डाउनवर्ड में क्या क्या काम कर रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी बैलेंस कर रहा है सेकंड को। फ्रिक्शन को हम म्यू एन कह दीजिए। एफ की वैल्यू रख दें अपन यहाँ पर और इसको सॉल्व करें। सॉल्व नहीं करना है अपने को, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इतनी आ जाता है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि कैसे ये सेंटर ऑफ फोर्स मिल रहा है, और इससे जो वी की वैल्यू आ जाती है और हम चाहेंगे इस फॉर्मूले को आप याद रखें, कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। और इसी में आप कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं अपन, कि ऐसा होता है कई बार कि ये बैंकिंग नहीं होता है, लेवल रोड पर घूम रही है कार, होता है ऐसा भी सर्कुलर टर्न। और कई बार ऐसा होता है कि बैंकिंग है और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो देखते हैं कुछ स्पेशल केस को। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखिए इसे। फर्स्ट केस हमने लिया है कि इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल और जीरो, यानी म्यू की वैल्यू जीरो है, उस केस में भी तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आप इसमें म्यू की वैल्यू को जीरो रखिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या केवल क्या रह गया, आर जी टेन थीटा। यहां अगर आपने म्यू की वैल्यू को जीरो कर दिया, यहां अगर आपने म्यू की वैल्यू को जीरो कर दिया तो डिनोमिनेटर तो पूरा जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो। तो सिंपली वी की वैल्यू कितनी आ गई है, आर जी टेन थीटा। क्या ये वैसा ही केस हो गया साइकिल जैसा, राइट। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में टर्न करने के लिए साइकिल को तो हम लोग बेंड कर लेते हैं, क्या कार को ऐसे बेंड कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए बाहर से सड़क को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, बैंकिंग कहते हैं इसको। और उस बैंकिंग के कारण कार को सेफली सर्कुलर टर्न लेने में इजी रहता है। और उससे वैल्यू क्या आ जाती है, वही साइकिल वाला वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू आर जी टेन थीटा, राइट। अब इसमें कुछ बातें और पूछ ली जाती हैं। जब ये बैंकिंग होती है आपकी तो इसकी डायमेंशंस कई बार दे दी जाती है कि इसको कितना उठा है, एच से, और इस सड़क का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बी है, ठीक है। और ये बैंकिंग कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, हिंदी में बंकन कहते हैं इसको, सड़क का बंकन। शुद्ध हिंदी बहुत कम यूज करते वैसे आजकल, बंकन, राइट। खैर तो उस केस में फिर टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एच है, बी है, ये वाला साइड हम निकाल सकते हैं, ये वाला। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई रूट बी स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू रख दें अपनी, तो इससे कोई अननोन वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा रोड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, नहीं गिरेगी, नहीं स्लिप होगी, तो कार वैसे हो जाएगी स्लिप, इस पर रोकना आसान थोड़ा ही होगा। तो आई मीन टू से ये थीटा बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। थीटा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। थीटा जब स्मॉल होते हैं तो उस केस में टेन थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। थीटा क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, एच बाई बी। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला केवल इतना सा रह जाता है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू एच बाई बी। यस और नो, राइट। चलिए अभी अपन ने केस लिया था कि जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है और बैंकिंग है, रोड थोड़ा सा उठा हुआ है। सेकंड केस लेके चलते हैं, जैसे सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं मिलता है, सिटी एरिया में इन जनरल ऐसा नहीं मिलता है। सिटी में आप, और वहाँ भी सर्कुलर टर्न्स आपको लेने होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए तो ही आपको सेंट्रल फोर्स मिलता है, क्योंकि इस कार को साइकिल की तरह से नहीं उठा के घुमा सकते, होता है, राइट। खैर तो आप एक केस लेके चलिए, इफ बैंकिंग इज नॉट देयर, बैंकिंग नहीं है यहाँ पर, बंकन नहीं है, उठी हुई नहीं है सड़क,
और फिर कार है मेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन द लेवल रोड, यहाँ लेवल रोड है वहीं पर बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी होगा, ये एन होगा, तो वेट को तो बैलेंस कर लिया है मैंने, राइट। अब इसका पूरा केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो वी की वैल्यू आती है आर जी टेन थीटा प्लस पी। अब यहाँ पर बात हो रही है थीटा को जीरो करते हैं अपन, थीटा को जीरो करते हैं तो टेन थीटा कितना होगा जीरो, तो ऊपर तो म्यू आर जी रह गया, और यहाँ टेन थीटा जीरो होने से न्यूमरेटर पूरा जीरो हो गया, तो क्या आ गया, म्यू आर जी आ गया आपके पास में, इज इट। तो उस केस में जो सिटी एरिया में जहाँ बैंकिंग नहीं होता है, तो सेफ टर्न के लिए सेफेस्ट वेलोसिटी किससे दी जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी से, यस और नो, होगा ऐसा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए रिवीजन इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है कि हम लोग सीखते चल रहे हैं। फोर्थ लेक्चर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, अभी आपको क्या करने का, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो बातें हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखती है कि पूरा देखने के बाद में आप इस यूट्यूब वीडियो को रिवाइंड कीजिए। और इसमें जो अननोन अनसॉल्व क्वेश्चन है, आई मीन टू से, उनको आंसर करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिले हैं तो उसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए आप। और ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, उनका भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे वर्क पावर एनर्जी पर, फाइन, थैंक यू वंस अगेन।